सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। फिलोसफी की है 20th क्लास है, 20वीं क्लास है। आज से हम अपने इम्पोर्टेंट दार्शनिक पढ़ने वाले हैं। 7 से 8 दार्शनिक हम कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट दार्शनिक पढ़ेंगे, जिसमें 3 तो होंगे इंडियन, 3 इंडियन दार्शनिक हम पढ़ेंगे और 4 वेस्टर्न पढ़ेंगे। हम लगभग 7 या 8 दार्शनिक हम पढ़ेंगे। ये दार्शनिकों की जो ये सीरीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बीएड एग्जाम की बात की जाए ना, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं, और कभी कभी तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही आ जाते हैं दार्शनिकों से। ये पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी के विचारों को बताइए, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जॉन डीवी के विचारों को बताइए। इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि 2 तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आ जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट भी आते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलते हैं दार्शनिकों की सीरीज से। अब हम दार्शनिकों की अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जिस दार्शनिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनका नाम है महात्मा गांधी। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन क्या था बताइए, साथ ही उनके शिक्षा दर्शन के भी विचारों को बताइए। जनरली 2 चीज ही पूछी जाती है दार्शनिकों के बारे में आपके बीएड एग्जाम में। पहला तो होता है जीवन दर्शन, दूसरा होता है शिक्षा दर्शन। जीवन दर्शन से तात्पर्य होता है उस दार्शनिक के विचार कैसे थे, मतलब महात्मा गांधी जी के दार्शनिक विचार कैसे थे। यथार्थवाद को सत्य मानते थे वे, आदर्शवाद को मानते थे, प्रकृतिवाद को मानते थे, किस प्रकार के विचार रखते थे वे समाज के बारे में। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन का मतलब होता है उस दार्शनिक के या किसी भी दार्शनिक के शिक्षा संबंधी विचार कैसे थे, वह अपने समाज में किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा था। तब ये 2 चीज पूछी जाती हैं। जीवन दर्शन मतलब दार्शनिक विचार कैसे थे महात्मा गांधी जी के, शिक्षा दर्शन मतलब शिक्षा से संबंधित विचार कैसे थे महात्मा गांधी जी के। अब ये दोनों क्वेश्चन ही हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन। अब हम जीवन दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन किस प्रकार का क्या था, क्या क्या विचार थे उनके। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है, वेरी शॉर्ट। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिनका महात्मा गांधी जी के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब देखो, महात्मा गांधी जी के पिता थे वे एक राजकोट रियासत के दीवान थे, मतलब अच्छी खासी फैमिली में महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे। दूसरा, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई था, जो धार्मिक विचारों वाली महिला थी, मतलब धार्मिक थी में, और इनका ही प्रभाव महात्मा गांधी जी पर पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? जो महात्मा गांधी जी के विचार होंगे ना, वे धार्मिक होंगे, धर्म से संबंधित होंगे। यहां से महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन निकलेगा। महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार भारतीय आदर्शवाद ही है। आदर्शवाद मतलब जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ना भारतीय, तो वो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। इनके वही धार्मिक हो गया ना, मम्मी का असर हो गया महात्मा गांधी जी के, माता का असर महात्मा गांधी जी पर पड़ गया। इनका ईश्वर में अटल विश्वास था। उनके अनुसार हम सब अलग अलग शरीर धारण करते हैं, परंतु सब में आत्मा एक ही है। यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है, जिसे कोई राम कहता है, कोई रहीम। गांधी जी कहते थे जिस प्रकार ये की है, गांधी जी कहते थे कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें अनगिनत है, लेकिन उनका स्रोत एक ही है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन उनका स्रोत या रचयिता एक ही है। महात्मा गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, वो इन 4 चीजों के आसपास ही घूमता हमें नजर आता है। सत्य, महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य बोलने पर बल देते थे। अहिंसा, महात्मा गांधी जी हमेशा अहिंसा पर बल देते थे। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी हमको किसी के भी साथ, पशुओं के साथ भी नहीं करनी और दूसरे व्यक्तियों के साथ भी नहीं करनी। निर्भयता मतलब डर कर नहीं रहना है। अगर आप सही हैं तो आप बेफिक्र होकर अपनी बात पर अड़े रहिए। सत्याग्रह,
ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं आपके आपसे कि सत्याग्रह ग्रह क्या होता है, व्याख्या कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए किया गया आग्रह। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सत्य प्लस आग्रह इज इक्वल टू सत्य के लिए किया गया आग्रह। मतलब हम सत्य हैं और अपनी उस सत्य बात को आपको मनाने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। हम आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि अहिंसावादी हैं हम। इस वजह से हम सिर्फ आग्रह करेंगे, पीटते रहेंगे, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते रहेंगे कि हम सही हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं आपसे, हमारी बात मान लीजिए, ऐसा होना चाहिए। तो सत्याग्रह ये होता है। इसके बारे में भी आप हल्का सा लिख देना अपने शब्दों में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पेपर में आ जाए या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। यह महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन था जो आदर्शवाद के आसपास घूमता है। मतलब ये भगवान को सत्य मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति वगैरह पर बल देते हैं। वैदिक विचार जो थे वे आप महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन या फिर इनके शैक्षिक चिंतन या शैक्षिक विचार कैसे थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी उच्च कोटि के शिक्षा दार्शनिक थे। वे शिक्षा को किसी देश की एकता तथा विकास के साधन के रूप में देखते थे। शिक्षा के संबंध में गांधी जी के अपने निजी विचार थे और उन्हीं विचारों को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने एक नए प्रकार की शिक्षा योजना का प्रचलन किया जिसे बुनियादी शिक्षा कहा गया। अब वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना आपने पढ़ा होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया में, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वे बातें हल्की सी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी के शिक्षा संबंधी अपने विचार थे। वे विचार उन्होंने हरिजन नामक अपनी पत्रिका में प्रस्तुत करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने भारत में अपनी एक शिक्षा की व्यवस्था की अपने विचारों से संबंधित, जिसे बुनियादी शिक्षा या फिर वर्धा शिक्षा योजना कहा गया। इस योजना के माध्यम से महात्मा गांधी ने स्वदेशी तथा आत्मनिर्भर शिक्षा का परिचय दिया, अर्थात जो शिक्षा भारत के लिए हो। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में हमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद आदि की झलक देखने को मिलती है। आदर्शवाद की देखने को मिलेगी हमें गांधी जी के शिक्षा दर्शन में झलक, क्योंकि गांधी जी आदर्शवादी थे। प्रकृतिवाद की भी झलक देखने को मिलती है, मतलब गांधी जी बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे, ज्यादा नियंत्रण नहीं लगाना चाहते थे उन पर। परियोजनवाद की भी झलक देखने को मिलती है हमें। परियोजनवाद से मतलब हो जाता है आज के टाइम के अनुसार शिक्षा दो, ऐसा नहीं है प्राचीन टाइम से जो शिक्षा चली आ रही है वो बच्चों को दो, आज जैसी शिक्षा की जरूरत है ऐसी शिक्षा आप बच्चों को दो। इस प्रकार गांधी जी के शिक्षा दर्शन में हमें ये तीन विचारधाराएं थी, इनका प्रमुख रूप से रोल देखने को मिलता है, बाकी और भी हो सकता है हल्का फुल्का। महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा सकते हैं। अब हम किसी के शिक्षा दर्शन के बारे में बताना चाहते हैं, उनका शिक्षा दर्शन कैसा था, तब हम शिक्षा के बारे में बताएंगे ना कि वे शिक्षा की कैसी विचारधारा रखते थे। पहले तो देखेंगे हम कि उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था, फिर उनके शिक्षा दर्शन की शिक्षा की विशेषताएं देखेंगे, फिर शिक्षण विधियां देखेंगे और शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे। इससे हम पता लगा पाएंगे कि महात्मा गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या विचार रखते थे, उनका शिक्षा दर्शन कैसा था। तब महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये बात लिखकर आप ये हेडिंग पेपर में लिख देना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, ये पहली हेडिंग है हमारी। गांधी जी ने साक्षरता या पढ़ने लिखने के साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं माना। गांधी जी ने शिक्षा किस चीज को नहीं माना कि कोई व्यक्ति किताब पढ़ सकता है, पढ़कर सुना सकता है, लिखे हुए को पढ़ सकता है, इन चीजों को गांधी जी शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी शिक्षा किसे मानते थे? विकास को मानते थे। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो बालकों का विकास करती है। शिक्षा विकास का साधन है, न कि व्यक्तियों को इस योग्य बनाने का कि वे सिर्फ पढ़ लें या लिख लें। प्राय यह देखा जाता है कि लोग साक्षरता या फिर साधारण ज्ञान मतलब पढ़ने लिखने को ही शिक्षा मान लेते हैं, लेकिन गांधी जी इसके विरोधी थे। उनका कथन था साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना न तो शिक्षा की शुरुआत है और न ही शिक्षा का अंत है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा हम पुरुष या स्त्री को शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ इस लायक बना सकते हैं कि वे लिखे हुए को पढ़ लें और लिख दें कुछ। तो ये न तो जो वास्तव में शिक्षा होती है ना, उसका न तो ये अंत है न उसकी शुरुआत है। पढ़ना लिखना कुछ नहीं होता शिक्षा में। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या होती है? बालक के सर्वांगीण विकास का साधन होती है। वे लिखते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शिक्षा की परिभाषा में भी पढ़ी थी हमने।
गांधी जी शिक्षा के व्यापक एवं विस्तृत अर्थ को ग्रहण करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को संकीर्ण घेरे में बांधने के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा तो सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास करती है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट करे तथा उनका पूर्ण विकास करे। गांधी जी शिक्षा का अर्थ क्या लेते हैं? बालकों का सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास लेते हैं, कि बच्चों का विकास होना चाहिए, वह शिक्षा होती है, न कि पढ़ना लिखना शिक्षा होती है। अब गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं बता दीजिए या गांधी जी की शिक्षा की विशेषताएं बता दीजिए। सबसे पहले हेडिंग है हमारी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा परियोजनवाद का प्रभाव। शिक्षा दर्शन पर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, परियोजनवाद का प्रभाव पड़ता है गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा परियोजनवाद का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। अब ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है उस पर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और परियोजनवाद का प्रभाव पड़ता है। अब आप अपने अनुसार लिख दीजिए। पहला तो थोड़ा सा आदर्शवाद के बारे में लिख दीजिए, भगवान वगैरह सही है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें नैतिक चारित्रिक अपना विकास करना है, तब गांधी जी इन बातों को भी मानेंगे। प्रकृतिवाद के बारे में लिख दीजिए, गांधी जी बच्चों को स्वतंत्रता देंगे कि आप सीखने में स्वतंत्र रहिए, ज़्यादा उन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, ज़्यादा उनको अनुशासन में नहीं रखेंगे, अनुशासन में रखेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर प्रकृतिवाद की झलक देखने को मिल जाती है। परियोजनवाद का मतलब वर्तमान समय के अनुसार तर्क वितर्क करके अपने सिद्धांत बनाइए, अपने सत्यों को निर्धारित कीजिए, मतलब वर्तमान समय के अनुसार अपनी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। गांधी जी आज के समय के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था पर बल देंगे, न कि प्राचीन टाइम से जो चल रही है। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं, उन्हें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं अगर शॉर्ट में आ जाता है तो। महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में या फिर शिक्षा पर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और परियोजनवाद का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन स्वरूप की दृष्टि से प्रकृतिवादी, उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवादी, शिक्षण विधि की दृष्टि से परियोजनवादी प्रतीत होता है। मूलतः महात्मा गांधी जी आदर्शवादी थे, ये हमने उनके जीवन दर्शन में पढ़ भी लिया था। वे पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते थे। वे स्वयं आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उन पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा था। उनकी माता आध्यात्मिक विचारों वाली थी। उनके अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है। मानव की सभी क्रियाएं इसी के लिए होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही होती हैं। साथ ही महात्मा गांधी ने प्रकृतिवादियों की भांति ही बालक को स्वतंत्रता प्रदान करने, उनकी मूल प्रवृत्तियों, उनकी रुचियों आदि का ध्यान रखने के लिए भी कहा शिक्षा में। यहाँ पर हमें आध्यात्मिकता देखने को मिली, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यहाँ पर हमें प्रकृतिवादी विचारधारा देखने को मिली, बच्चों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, स्वतंत्रता है, उनकी रुचि है, उन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर हमें अब परियोजनवादी विचारधारा देखने को मिलेगी। परियोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए तथा बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए। इसी के साथ महात्मा गांधी जी ने ज्ञान निर्माण का आधार प्रयोग ही माना। इस वजह से परियोजनवाद का भी हमें असर मिलता है और यहाँ पर हमें मानववाद का भी हल्का सा असर देखने को मिल जाता है महात्मा गांधी जी की विचारधारा में, क्योंकि इन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब समाज में रहने, सामाजिक विकास करने पर बल दिया, जो कि मानववाद ज़्यादा बल देता है कि व्यक्ति को समाज में रहना है, सामाजिक विकास उसका होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कई विचारधाराओं का समन्वय देखने को मिल जाता है महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में। दूसरा पॉइंट है गतिशीलता। यहाँ पर भी हमें परियोजनवाद का असर देखने को मिलता है। गतिशीलता से मतलब होता है शिक्षा स्थिर नहीं होनी चाहिए। जैसे विचारधारा समाज की है, जैसे समय बदल रहा है, वैसे ही हमारी शिक्षा भी बदलती रहनी चाहिए। ये परियोजनवाद ही कहता है। परियोजनवाद यही बात कहता है कि कोई भी सत्ता निर्धारित नहीं है, वह समय के अनुसार बदल रहा है। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन शिक्षा में गतिशीलता पर बल देता है। उनके अनुसार, यह शिक्षा हटाइए यहाँ से, किसी भी समाज की शिक्षा की व्यवस्था उसकी तत्कालीन आवश्यकताओं या तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा में प्रगतिशीलता को बढ़ावा दिया तथा प्राचीन काल से चली आ रही दृढ़ शिक्षा की निंदा की। उनके अनुसार शिक्षा किसी भी समाज का चेहरा होती है जो सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलती है। गतिशीलता मतलब प्रगतिशीलता, शिक्षा में प्रगतिशीलता होनी चाहिए। और ये विचार किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। ये हम अगर हिंदी में लिखे तो ऐसे लिख देते हैं, जॉन डीवी
वैसे डीयूवी बोलते हैं हम। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन्हें ही प्रगतिशील शिक्षा या गतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है, जॉन डीवी को। बालकों पर विशेष बल। महात्मा गांधी जी बालकों पर विशेष बल देते थे कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों का विकास करना ही है। इस वजह से हमारी शिक्षा बालकों के अनुसार होनी चाहिए, न कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर हमारी शिक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज कर रहे थे शिक्षा की व्यवस्था भारत में। महात्मा गांधी जी छात्र केंद्रित शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार सारी शिक्षा बालक को दी जाती है तथा बालक के लिए होती है, तब वह शिक्षा बालक के अनुसार ही होनी चाहिए। बालकों को सक्रिय रखकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा बालकों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। बालकों के पर विशेष बल देते थे महात्मा गांधी जी शिक्षा में अपनी। शिक्षा विकास का साधन, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं। महात्मा गांधी जी शिक्षा को एक विकास का साधन मानते थे कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो दूसरों को ज्ञान प्रदान करे, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकाला जाता है तथा उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। गांधी जी के समय की शिक्षा निरंकुशवादी थी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की जा रही थी, उस अच्छी नहीं थी। निरंकुशवादी मतलब उसके उद्देश्य उत्थान की तरफ नहीं थे, पतन की तरफ थे। उसकी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जिसके उद्देश्य अंग्रेजों के लिए नौकर तैयार करना था। छात्रों का विकास करना उस शिक्षा नीति में कहीं भी नहीं था। गांधी जी ने अपनी शिक्षा नीति का एक सिद्धांत सर्वांगीण विकास माना। उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा नौकर तैयार करने पर नहीं, बल्कि छात्रों के सभी पक्षों के विकास पर बल दिया। इसीलिए गांधी जी ने 3R के स्थान पर 3H को महत्व दिया। गांधी जी ने शिक्षा को विकास का साधन माना, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजी शिक्षा थी। अंग्रेजों ने अपनी नौकर बनाने के लिए, अंग्रेजी नौकर तैयार करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की हुई थी। भारतीयों का विकास करना उस शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी नहीं था। गांधी जी ने अपनी शिक्षा का उद्देश्य या फिर शिक्षा को एक साधन माना बच्चों का विकास करने का। इसी वजह से गांधी जी ने अपनी शिक्षा में 3R के स्थान पर 3H को महत्व दिया। 3R का मतलब क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। 3H का महत्व क्या होता है? हैंड, हार्ट एंड हेड। तो महात्मा गांधी जी ने हाथ, सर और व्यक्तियों के हार्ट मतलब दिल के विकास पर बल दिया, न कि बच्चों को पढ़ना लिखना और गणित सिखाने पर। इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि 3R क्या होता है, 3H क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आत्मनिर्भर शिक्षा। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जो स्वयं का, शिक्षकों का और विद्यालयों का खर्चा उठा सके। अगर आपके याद हो, बेसिक शिक्षा आपने पढ़ी थी, बेसिक शिक्षा आपने उसमें पढ़ी थी कंटेम्प्रेरी इंडिया में, तो बेसिक शिक्षा की बातें ही आपको यहाँ पर लिखनी है। बेसिक शिक्षा आत्मनिर्भर थी। महात्मा गांधी जी मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं का खर्चा स्वयं उठा सके। उनके अनुसार शिक्षा से पूंजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया गया है, जिसके लिए इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत की थी, जो स्वावलंबी पहलू की इसी धारणा पर आधारित थी। यहाँ पर वर्धा शिक्षा योजना के बारे में हल्का सा लिख भी सकते हैं आप। हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा, वही वर्धा शिक्षा वाली बात आ गई। महात्मा गांधी जी बच्चों को नॉर्मल सब्जेक्ट तो पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन सब्जेक्ट के साथ कोई सब्जेक्ट ऐसा भी पढ़ाना चाहते थे जो हैंड क्राफ्टिंग से संबंधित हो, हस्तशिल्प हो। मतलब बच्चा जब विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है तब वह हैंड क्राफ्टिंग करे, किसी भी एक पदार्थ का निर्माण करे, उस पदार्थ को मार्केट में जाकर बेचकर हम अपनी शिक्षा में जो पैसा खर्च हुआ है उसको निकाल सके। तो हस्तशिल्प केंद्रित हमारी शिक्षा होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी एक तो करके सीखने के पक्षधर थे कि बच्चों को करके सिखाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर शिक्षा के भी पक्षधर थे। इन दोनों विचारों को लेकर ही महात्मा गांधी जी ने उद्योग केंद्रित शिक्षा की घोषणा की, अर्थात बालक जो भी सीखे उद्योग केंद्रित हो। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को विद्यालय में ही किसी हस्तकार्य, हैंड क्राफ्टिंग की शिक्षा दी जाती है, जिससे बालक बड़े होकर आत्मनिर्भर बनता है तथा बालक द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचकर शिक्षा आत्मनिर्भर बन जाती है। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, महात्मा गांधी जी शिक्षा को अनिवार्य मानते थे सभी बच्चों के लिए और निःशुल्क प्रदान करने पर बल देते थे। इन्होंने अपनी जो बेसिक शिक्षा थी उसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया था, अनिवार्य तथा निःशुल्क। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे।
इसीलिए गांधी जी ने भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की तथा इन्होंने घोषणा की थी कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना उनके अधिकारों का हनन है। उनके अनुसार राष्ट्र के सभी 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा या फिर राष्ट्र का विकास हो सकेगा। उन्होंने जो अपनी शिक्षा नीति थी, बेसिक शिक्षा नीति, उसमें भी 7 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करने तथा निःशुल्क रूप से प्रदान करने का सिद्धांत अपनाया था। शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम पर बल। महात्मा गांधी जी अपनी शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम पर बल देना चाहते थे, क्योंकि ये भारत को आजाद कराना चाहते थे और शिक्षा की व्यवस्था ऐसी करना चाहते थे जिसे पढ़कर बच्चे अपने राष्ट्र से प्रेम करें, उसकी आजादी के मार्ग पर अग्रसर हो। महात्मा गांधी जी राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और यही बात हम महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में भी देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करे। इससे बालक राष्ट्र से प्रेम करेंगे, राष्ट्र की बातों को सीखेंगे, राष्ट्र ध्वज वगैरह का सम्मान करेंगे और जो भारत पर अंग्रेजों का शासन है उसे उखाड़ फेंकने में मदद करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक शिक्षा। सामाजिक विकास पर भी बल देते थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी शिक्षा को एक अच्छे तथा विकसित समाज का आधार मानते आइए। उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का नवनिर्माण करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए जो स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो, जो न्याय और प्रेम पर आधारित हो तथा जिसके मूल मंत्र सत्य एवं अहिंसा हो। महात्मा गांधी जी का मानना था कि हमें सामाजिक शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे एक ऐसे समाज का निर्माण हो जाए जो स्वार्थ हो, शोषण विहीन हो, प्रेम और न्याय पर आधारित हो तथा जिसके मूल मंत्र सत्य व अहिंसा हो। लास्ट पॉइंट है हमारा मातृभाषा केंद्रित शिक्षा। महात्मा गांधी जी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को मानते थे। क्यों मानते थे? उस टाइम पर अंग्रेज शिक्षा प्रदान कर रहे थे और अंग्रेजी में प्रदान कर रहे थे, तो उसके विरोधी थे महात्मा गांधी जी। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम मानते थे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि इतिहास हमें बताता है कि किसी देश की संस्कृति का विनाश करने के लिए उसके साहित्य का विनाश किया जाता है। इसी सिद्धांत का अनुगमन करके अंग्रेजों ने हमारे देश में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया है और हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी कारण महात्मा गांधी जी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा मानते थे। उनका मानना था कि मातृभाषा में बच्चों का विकास अच्छा किया जा सकता है और इससे हमारी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियां। महात्मा गांधी जी कौन कौन सी शिक्षण विधियों पर बल देते थे? सबसे पहला तो अनुकरण विधि, कि बच्चे अनुकरण करें, बड़ों का अनुकरण करके सीखें। महात्मा गांधी जी के अनुसार बालक प्रारंभ में अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उनके शरीर मन मस्तिष्क का विकास अध्यापक को अनुकरण के द्वारा ही करना चाहिए। छोटे बच्चे का पहले शिक्षक कोई काम कर दिखाए, बच्चे उसी प्रकार करेंगे। क्रिया विधि, मतलब बच्चे कुछ क्रिया करके सीखें। गांधी जी हस्तकला और चित्रकारी, ये और है, चित्रकारी इत्यादि कौशलों के विकास के लिए क्रिया विधि पर बल देते थे। मौखिक विधि, मतलब बच्चों को, ये मौखिक विधि कहाँ से आई? आदर्शवाद से आई या अध्यात्मवाद से, क्योंकि महात्मा गांधी जी आदर्शवाद पर भी बल देते थे और आदर्शवाद में मौखिक विधि चिंतन मनन द्वारा ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी जी व्याख्यान, वाद विवाद आदि को भी शिक्षण विधि के रूप में स्वीकारते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड है इनका, टीचिंग मेथड, ये श्रवण मनन निधि ध्यासन विधि। अब ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, ये होता क्या है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा था एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विधि होती है हमारी शिक्षण विधि, श्रवण मनन निधि ध्यासन। मतलब बच्चा पहले सुनेगा, उस पर चिंतन मनन करके समझेगा उसे और फिर उसके अनुसार काम करेगा, तो ये एक अच्छी विधि होगी ऐसे सीखना। महात्मा गांधी जी इस विधि को सर्वोत्तम मानते थे। गांधी जी के अनुसार बालक पहले श्रवण करता है, मतलब सुनता है, फिर मनन करता है अर्थात उसके बारे में सोचता है, उसके बाद निधि ध्यासन करता है अर्थात उसके अनुसार क्रिया करता है। इससे बालक का शरीर मन मस्तिष्क का विकास अच्छे तरीके से होता है। ये बालक के विकास की सर्वोत्तम विधि है। ये महात्मा गांधी जी के शिक्षण विधियां थी। अब महात्मा गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। ये शिक्षा के उद्देश्य हमने एक तो बेसिक शिक्षा में पढ़ लिए हैं, जो हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया कक्षा थी ना, कंटेम्प्रेरी इंडिया की बेसिक शिक्षा वाली कक्षा में हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा हमारा शिक्षा के उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्य हमने पढ़े थे, इसी में ही पढ़े थे हमने।
फिलोसफी की क्लासेस में ही। तो उन दोनों वीडियोज को आपने देख लिया होगा, वही बातें आपको यहाँ पर भी लिखनी है। सबसे पहले बालक का सर्वांगीण विकास हो, ये शिक्षा का उद्देश्य है, हमने पढ़ लिया है। समाज तथा राष्ट्र का विकास हो, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है हमारी। सांस्कृतिक विकास हो, हस्तांतरण हो, ये भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य है, ये भी हमने पढ़ लिया है। बालकों का नैतिक व चारित्रिक विकास हो, यह भी हमने पढ़ लिया है, ये बेसिक शिक्षा में भी है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना है, ये बेसिक शिक्षा में है। राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना है, ये तो हमने आज ही पढ़ लिया है, बाकी बेसिक शिक्षा में भी है। छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना, ये बेसिक शिक्षा में है। बाकी आप यहाँ पर आदर्शवाद की बातें लिख सकते हैं। आध्यात्मिक विकास से मतलब क्या होता है, आदर्शवाद की बातें ही यहाँ पर होंगी हमारी। छात्रों में श्रम के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ये भी हमारा जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, ये भी हमारा बेसिक शिक्षा में ही देखने को मिलेगा। ये महात्मा गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य थे। ये महात्मा गांधी जी के ऊपर वीडियो थी, बस इतनी ही थी। हाँ, महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन हमने देख लिया, शैक्षिक दर्शन हमने देख लिया। शैक्षिक दर्शन में हमने महात्मा गांधी जी के काफी शैक्षिक विचार देख लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब तो आप आसानी से लिख देंगे। अगर शॉर्ट में आता है तो आपसे एक चीज पूछ लेंगे कि जीवन दर्शन बता दो, शिक्षा दर्शन बता दो, तो भी आप लिख देंगे आराम से। आई होप महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन, ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।